हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर का यह सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अवश्य देखें। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि नेशनलिज्म किस प्रकार राइज होता है यूरोप में, और एक डिपिक के बारे में डिस्कस किया है। जिस पिक्चर को डिपिक किया है फ्रेडरिक सोरियो, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, और उस डिपिक का, उस पिक्चर का बहुत बड़ा रोल और बहुत कुछ मायने है इस चैप्टर के व्यू से, इसलिए आप अवश्य देखें। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि पूरे यूरोप कंटिनेंट में अगर नेशनलिज्म का भावना लोगों में आया तो वह कहाँ से लोग सीखे, कहाँ से इंस्पायर हुए, तो फ्रेंच से सीखे। फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन हुआ था वह पूरे यूरोप के लोगों को एक प्रकार का सीख दिया और लोगों को सिखाया कि अपना देश में नेशनलिज्म लाकर हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। और सबसे पहले फ्रांस में ही नेशन का आइडिया आया था। तो आइए हम लोग देखते हैं। हालांकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 में ऑलरेडी दिया हुआ है, बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है, लेकिन ये 10 क्लास में थोड़ा संक्षेप में दिया हुआ है और रिमेंबर करवाने के लिए दिया हुआ है। आप लोग देखेंगे कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन आया किस चीज़ का, नेशनलिज्म का, तो कम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वह फ्रांस की क्रांति से आया। कब? 1789 से आया। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, आप याद करें फ्रांस की क्रांति वाज ए फुल फ्लेज्ड, तो फ्रांस की क्रांति जो थी रिवॉल्यूशन वह फुल फ्लेज्ड था टेरिटरियल स्टेट इन 1789, 1789 में फुल फ्लेज्ड टेरिटरियल था, अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क, और उस समय एक एब्सोल्यूट मोनार्क थे फ्रांस में। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, और जिसके वजह से पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ था लोगों में और फ्रांस में, और इसका रीज़न और इसका रिज़ल्ट क्या रहा, दैट कम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इसका रिजल्ट रहा कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। कहने का अर्थ ये कि फ्रांस में जो एब्सोल्यूट मोनार्क थे, एब्सोल्यूट के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, तो जो एब्सोल्यूट मोनार्क थे फ्रांस में, उन्होंने पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल को बिल्कुल चेंज कर दिया था, लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, और इसके वजह से फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था। और रिवॉल्यूशन के वजह से क्या हुआ कि लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। कहने का अर्थ ये है कि जो मोनार्की के हाथों में पूरा सत्ता सॉवरेनिटी था फ्रांस में, वह अब आ चुका है फ्रेंच के सिटीजन्स में। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड, और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ ये किस चीज़ की मांग करता है, दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute एंड नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। कहने का अर्थ ये कि अब फ्रांस की जनता ही कंस्टिट्यूट करेंगे देश को और नेशन बनाएंगे और इसका डेस्टिनी का शेप देंगे। कहने का अर्थ ये कि आगे क्या करना है, हमारा देश किस प्रकार चलेगा, इन सारे चीज़ों का अगर सॉवरेनिटी मिला तो फ्रांस के जनता को मिला। अब हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआती दौर से ही फ्रांस में द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उनका इंट्रोड्यूस्ड था पहले से ही वेरियस मीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, बहुत प्रैक्टिस किया था, कोशिश किया था, दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव, कि फ्रांस के लोग एक समूह में रहेंगे और आइडेंटिटी किए जाएंगे, पहचाने जाएंगे, एमंग्स द फ्रेंच पीपल, एक फ्रांस राष्ट्र के तौर पर पहचाने जाएंगे। द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक, कहने का अर्थ ये है कि द फादरलैंड, फ्रांस को एज ए फादरलैंड हम लोग सभी मानेंगे फ्रेंच के लोग। और ले सिटीजन, कहने का अर्थ ये है कि द सिटीजन्स एम्फेसाइज्ड, जो वहाँ के नागरिक है उनको एम्फेसाइज किया जाएगा, बल दिया जाएगा, द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी, हम लोग एक यूनाइटेड कम्युनिटी में हैं, इस तरह का सोच डेवलप करना चाहते थे फ्रेंच का रिवोल्यूशनरीज। इंजॉय इक्वल राइट्स, और सभी लोगों को समान अधिकार मिले अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशंस, एक कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत रहेंगे, ये डिमांड था और ये सोच था फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का।
अ न्यू फ्रेंच फ्लैग। अब क्या होता है कि मोनार्क के हाथों से सत्ता अब फ्रांस के सिटीजन में आ गया है। तो सत्ता अब लोगों के हाथ में आ गया, तो लोग तो कुछ तो करेंगे अपना विधि व्यवस्था। तो लोगों ने क्या किया कि एक फ्रेंच फ्लैग बनाया ट्री कलर का। वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड था मोनार्की के समय में, इसे ट्री कलर चेंज किया गया। और कौन कौन सा काम किया गया आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्री कलर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ द स्टेट जनरल, जो स्टेट जनरल का एक सभा हुआ करता था मोनार्की के समय में, तो ये तो अब भी रहेगा। वाज इलेक्टेड बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा ये अभी भी चुना जाएगा। लेकिन इसका नाम रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, इसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली रख दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और क्या क्या काम किया जा रहा है जब सत्ता लोगों के हाथ में आया। न्यू हाइमन्स वर कंपोज्ड, नए गीत नए गाने लिखे गए, राष्ट्रगान लिखे गए। ओथ टेकन, और ओथ लिए गए, शपथ लिए गए। और मैटर्स कमेमोरेटेड, कहने का अर्थ है कि इन लोगों को याद किया गया, शहीदों को याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ नेशंस, और ये सारे के सारे कामकाज नेशन के नाम पर हो रहा है कि हम सभी लोगों ने यूनाइटेड नेशन कर लिया है। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पुट इन किया गया प्लेस टू प्लेस में। इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म लॉ लागू किया। यूनिफॉर्म लॉ कहने का अर्थ है कि सभी लोगों को इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स को। विथ इन इट्स टेरिटरी, ये अपने क्षेत्र में। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यू वेर अबोलिश्ड, साथ ही साथ कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म किया गया और ड्यूज को भी अबोलिश किया गया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, और यूनिफॉर्म सिस्टम ही लागू कर दिया गया वेट में और मेजर्स में। एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के बाद जो माप तौल होता था वस्तुओं का, वो घट जाता था और बढ़ जाता था। यहाँ पर 10 kg है तो आगे चल के कुछ कम हो जाता था या कहीं बढ़ जाता था। तो इस प्रकार का सिस्टम था फ्रांस में, उसको भी अबोलिश किया गया, समाप्त किया गया। ये फ्रांस के जनता कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, इन्होंने रीजनल डायलेक्ट्स, और जो क्षेत्रीय भाषा था वह डिस्करेज्ड, उसको थोड़ा दबाया गया। और जो फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटेन इन पेरिस, जो फ्रेंच लैंग्वेज पेरिस में केवल लिखा जाता था, उसे एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। बिकॉज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और ये राष्ट्र का एक कॉमन लैंग्वेज बन गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड, जो फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज थे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी, जो फ्रेंच का आर्मीज है और फ्रेंच के जो लोग हैं, इनका जो डेस्टिनी है, जो लक्ष्य है, वो क्या है, दूसरों को हेल्प करना, अन्य देशों को नेशनलिज्म के रूप में उभर कर लाने में मदद करना। इसीलिए ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट, फ्रेंच नेशन टू लिबरेट, जिस प्रकार फ्रेंच लिबरेट हुआ है द पीपल्स ऑफ यूरोप, इसी प्रकार पूरे यूरोप के लोगों को ये करना चाहते थे फ्रेंच आर्मीज और फ्रेंच सिटीजन्स, ये इनका डेस्टिनी था। फ्रॉम डिस्पोटिज्म, मतलब मोनार्कियन सिस्टम से हटा करके। इन अदर वर्ड्स, अगर इसको दूसरे शब्द में हम कह लें तो हेल्प अदर पीपल्स, दूसरे लोगों को हेल्प करना, यूरोप के लोगों को। टू बिकम अ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आना। इसके साथ ही साथ अभी हम लोग आगे जानेंगे। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज़, जो फ्रांस की कहानी थी, घटना हुई कि मोनार्कियल के हाथों से सत्ता फ्रांस के जनता में चली गई, तो ये इवेंट्स यूरोप के डिफरेंट सिटी में पहुंचता है, तो एक्टिविटीज़ होने लगता है। यूरोप के भिन्न भिन्न शहरों में ये पहुंचता है इवेंट्स। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, जो स्टूडेंट्स थे और मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, उन्होंने बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स का निर्माण करने लगे। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स, और साथ ही साथ एक्टिविटीज़ करने लगे नेशनलिज्म के लिए और कैंपेन्स करने लगे। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज, और फ्रेंच आर्मीज जो है वो इंफॉर्मेशन जगह जगह पर पहुंचाने लगे थे। विच मूव्ड इन टू होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली के कई सारे पार्ट्स में। इन द 1790 के दशक में भिन्न भिन्न सिटीज़ में, भिन्न भिन्न जगहों में
ये फ्रेंच आर्मीज इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने लगे थे विथ द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज, और इस तरह से रिवॉल्यूशनरीज आउटब्रेक हो गया, पूरा फैल गया यूरोप में। द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म अब्रॉड। फ्रेंच आर्मीज इस विचार को पूरा यूरोप में फैलाने का काम किया। ये जो मैप देख पा रहे हैं आप, ये पूरे यूरोप का मैप है, और ये कब का मैप है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 के बाद का ये मैप है। अभी यहाँ पर आप देखें कि फ्रांस में मोनार्कियल से हटा करके जो सॉरिजिनिटी है, जो सत्ता है, वह यहाँ के जनता में आ गया, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक जनता के पास नहीं रहती है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस बना है, ये जो संविधान बना है, और इस संविधान के तहत जो एडमिनिस्ट्रेशंस है, इस एडमिनिस्ट्रेशंस में एक सैनिक उभरता हुआ आ रहा है जिसका नाम है नेपोलियन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस आया है, लोगों के हाथ में सत्ता आया है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, बल्कि ये जो नेपोलियंस उभरता हुआ आ रहा है, ये विश्वास है जीत करके देश का, और ये सारे सत्ता को अपने हाथ में ले आता है, और पूरे फ्रांस को अपने सत्ता में अपने हाथों में रखने के साथ साथ आसपास के देशों को भी क्या करता है कि समेट लेता है, अपने में मिला लेता है, उसको जीत लेता है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा उभरता हुआ लीडर बन जा रहा था। कौन? नेपोलियन। अब क्या होता है कि इस स्थिति में जो ब्रिटेन है बहुत पावरफुल, और कहा जाए तो फ्रांस का कंपटीटर, वो देखता है कि नेपोलियन उभरता हुआ एक लीडर है, डिक्टेटरशिप है, आने वाले समय में हमारे को भी ये चढ़ाई करेगा हमारे ऊपर और हमें भी हराएगा। तो इस तरह से क्या करता है कि ब्रिटेन का आंख लग जाता है फ्रांस के ऊपर। फ्रांस के ऊपर ही नहीं बल्कि नेपोलियन के ऊपर पूरा फोकस, और इसको हराने का कोशिश करता है। कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन अपने साथ एक दो देशों को और ले लेता है और नेपोलियन को हरा देता है, और हराने के बाद जो नेपोलियन के पास टेरिटरीज था उसको बांटने का प्रयास करता है। और उसी समय हराने के बाद में यूरोप में एक कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था, वियना की संधि हुआ था। उसी समय से ये टेरिटरीज और ये इस मैप को दिखाया गया है, और यहाँ से नेपोलियन का शासन समाप्त हो जाता है। इसको भी हम लोग और आगे जानेंगे विस्तार से। आइए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी द कैम अंडर हिज कंट्रोल। अब यहाँ पर नेपोलियन आ जाता है। 1804 से नेपोलियन पूरे फ्रांस के सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल, अपने कंट्रोल में नेपोलियन पूरा फ्रांस को ले लेता है। अभी आप देखें कि मोनार्कियल से जो सॉरिजिनिटी था वह जनता में आया, फ्रांस के जनता में, लेकिन फ्रांस के जनता के पास रह नहीं पाया। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, पुलिस प्रशासन प्रणाली, उसी में से एक उभरता हुआ नेपोलियन था, जो अब यहाँ पर उभर करके आता है और विश्वास जीत करके जनता का पूरे सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है। और लेने के बाद अब क्या करता है, देखिए यहाँ पर नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। कहने का अर्थ है कि नेपोलियन वे सारे नियम लागू कर देता है जो पहले मोनार्कियल समय में था। सारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत फ्रांस के जनता ने लागू किया था, उन सारी चीज़ों को हटाकर ये फिर से मोनार्कियल सिस्टम के जैसा ले आते हैं। आगे देखेंगे अभी हम लोग थ्रू ए रिटर्न्स टू मोनार्की। ऐसा लगता है जैसे ये मोनार्की फिर से आ गया है। नेपोलियन हैड नो डाउट, ऐसा बिल्कुल डाउट नहीं था। डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, बिल्कुल डाउट नहीं था, ये डेमोक्रेसी को समाप्त कर दिया था फ्रांस में आने के बाद। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स ही हैड इनकॉर्पोरेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली को, सिस्टम को अपने हाथों में लेकर के रिवोल्यूशनरीज प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द वॉल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। कहने का अर्थ है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली को ये लेकर के और अब फ्रांस का एक्सपेंशन करता है, ये बढ़ाता है अपने टेरिटरीज को, और कुछ ऐसा काम करता है जो लोगों के हित में रहता है, गरीब लोगों के लिए। लेकिन देखते हैं कि वह कौन कौन सा काम लोगों के हित के लिए करता है और लोगों को पसंद भी आता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम्स मोर रेशनल एंड एफिशिएंट द सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड 1804 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की व्यू से आप इसे याद रखेंगे। सिविल कोड ऑफ 1804 में इन्होंने कुछ नियम लागू फ्रांस में पारित किए थे, और जिसके तहत गरीबों को बहुत ज़्यादा राहत मिला था, छोटे किसानों को और छोटे व्यापारियों को। देखते हैं क्या क्या इन्होंने रिफॉर्म्स किया था सिविल कोड ऑफ 1804 में, यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड। सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलियन कोड से भी जाना जाता है, आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से। डिड अवे द ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। कहने का अर्थ ये है कि फ्रांस में जो जन्म सिद्ध के
जन्म के तौर पर जो लोगों को संपत्ति प्रिविलेज था, इनका हक था, उनको समाप्त करके और इस्टेब्लिश किया किस चीज़ का, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट्स टू प्रॉपर्टी। सभी लोगों को प्रॉपर्टी को गरीब लोगों में बांट दिया और इस तरह से ये कुछ अच्छा काम किया है गरीबों के लिए। और क्या क्या काम करता है देखते हैं अभी हम लोग। तो ये सिक्योर कर देता है राइट टू प्रॉपर्टी को। साथ ही साथ दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी। कहने का अर्थ ये है कि फ्रांस के साथ ही साथ अन्य देशों को ये कन्क्वायर करता है, जीतता है और जीतने के साथ ही क्या करता है कि ढेर सारे जो प्रांतों में प्रोविंस में बटा हुआ था फ्रांस के अलावे अन्य देश, उनको बहुत कम हिस्सों में रहने देता है और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू करता है। उसके साथ अभी हम लोग देखेंगे जैसे में स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया एंड जर्मनी हो गया। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, एबोलिश्ड द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया कि भिन्न भिन्न जो प्रोविंस में डिवाइडेड था उन सभी को समेट करके एक में कर दिया और बिजनेसेस शुरू करवा दिया। तो कुछ हद तक लोगों को तो अच्छा लगा, लेकिन देखते ही देखते ये अन्याय भी करने लगा था। अभी आगे हम लोग देखेंगे। और फेडरल सिस्टम को ये अबोलिश करता है और क्या करता है, फ्री पीसेंट्स, किसानों को फ्री कर देता है फ्रॉम द सेल्फडम से फ्री कर देता है। सेल्फडम कहने करती है कि राजे रजवाड़े के यहाँ जो छोटे छोटे किसान काम किया करते थे और उनके साथ जो अन्याय होता था उनको ये फ्रीडम दिलाने का काम किया, कुछ हद तक अच्छा किए। आगे देखते हैं हम लोग अभी। एंड मैनोरियल ड्यूज को भी इन्होंने एबोलिश किया। इन द टाउन्स टू गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, और गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस को भी इन्होंने रिमूव किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इन्होंने इम्प्रूव किया, कुछ सुधारा। पीसेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन्स, यहाँ पर कुछ छोटे किसान हैं, आर्टिसंस हैं, वर्कर्स हैं और बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कुछ पल के लिए, क्योंकि उनके लिए अच्छा काम किए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक पिक्चर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर वृक्ष रोपे जा रहे हैं। क्या लिखता है, द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का पेड़ रोपा जा रहा है। इन स्विबरुकेन में रोपा जा रहा है, जर्मनी में है। फ्रांस जब इस पर चढ़ाई किया तो यहाँ के लोगों ने विरोध किया और विरोध करते हुए यहाँ पर लिबर्टी का एक पेड़ यहाँ पर लगा रहे हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे। इंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम, जो छोटे किसान और पीसेंट और आर्टिसंस थे ये भी इंजॉय कर रहे हैं, इनको कुछ हद तक अच्छा लगा है। लेकिन देखते ही देखते इस पर पानी फिर जाएगा, नेपोलियन बिल्कुल पानी फेर देता है। किस प्रकार अभी हम लोग देखेंगे। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉ, जो छोटे किसान व्यापारी थे इन्होंने यूनिफॉर्म लॉ को एंजॉय करने लगा और महसूस करने लगा कि चलो अब इक्वालिटी आ गया है। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अभी ये तुरंत कुछ ही समय में ये अन्याय करने वाला है। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, इन्होंने एक और अच्छा काम किया था कि वेट्स को और मेजर्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के बाद जो घटता था और बढ़ता था वेट और मेजर्स, उनको इन्होंने समाप्त किया। और कॉमन नेशन करेंसी, तो लोगों को लगा कि ये पूरा जो नेशन है वह एक कॉमन करेंसी बन चुका है, पूरा समान रूप से पैसे चलेंगे। कई तरह के पैसे चलते थे, लेकिन नेपोलियन ने इसको समाप्त करने का क्रेडिट कुछ समय के लिए लिया। आगे हम लोग जानेंगे कि वुड फैसिलेट द मूवमेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। कहने का अर्थ है कि वन रीजन से अनदर रीजन में जाने के बाद अब हम लोगों को कुछ हेल्प्स मिलेगा, कुछ सहज मिलेगा, इस तरह का भावना लोगों में आया। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे। हाउएवर, फिर भी इन द एरियाज कन्क्वायर्ड, जो एरिया फ्रांस और नेपोलियन ने जीत लिया था, रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्सड। अब क्या किया गया कि जो लोकल पॉपुलेशन था उनको मिक्स किया गया फ्रेंच रूल में। और इनको मिक्स करने के बाद इनिशियली शुरुआती दौर में क्या हुआ कि इन मेनी प्लेसेस, कई जगहों पर, सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़, द ब्रुसेल्स हो गया, मेंस हो गया, मिलान हो गया एंड वर्साव हो गया, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। कहने करती है कि जब नेपोलियन ने कई ऐसे अड़ोस पड़ोस के देशों को जब जीत लिया तो वहाँ के जो लोग हैं, आप कह सकते हैं कि मजबूरन या कुछ अच्छे काम करने की वजह से फ्रेंच के आर्मीज़ को स्वागत करते थे। ऐसा करते थे जैसे लगता था कि हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी है ये लोग, लिबर्टी
को दिलवाने वाले एक प्रकार का दूत है, इस प्रकार इनका वेलकम किया जाता था। बट द इनिशियल इंथुसियाज्म, जो ये शुरुआती उत्साह था लोगों का अन्य देशों में, ये बहुत ही सुन रिटर्न टू हॉस्टिलिटी, ये बहुत ही जल्दी एक विपरीत दिशा में बदलने वाला था, बिल्कुल उल्टा होने वाला था, बहुत जल्दी उल्टा हो जाता है। एंड इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट, ये जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट है ये क्या होता है कि डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम, ये पॉलिटिकल फ्रीडम जो है एक प्रकार का हैंड टू हैंड नहीं है। इंक्रीज टैक्सेशन, अब देखते ही देखते टैक्सेशन नेपोलियन ने इंक्रीज कर देता है। जिन जिन देशों को, जिन जिन एरियाज़ को ये कंक्वायर किया है, साथ ही साथ फ्रेंच में, ये टैक्सेशन इंक्रीज कर देता है। लोगों के सोच पर पानी फिर गया। देखिए किस प्रकार नेपोलियन अन्याय अब करना प्रारंभ करता है और सेंसरशिप लागू करता है। कोई भी जनता देश में किसी तरह का कोई न्यूज़ वगैरह बिना परमिशन का नहीं फैला सकता है, वह सेंसरशिप होता है। और सेंसरशिप लगा दिया। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच आर्मीज में लोगों को बहाल करने के लिए ज़बरदस्ती भर्ती शुरू कर दिए। रिक्वायर्ड टू कन्क्वायर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, और बाकी यूरोप के जो कंट्रीज बचे थे, एरियाज बचा था, उनको जीतने का ये प्रयास करने लगे। अब लोगों को समझ में आता है कि ये जो नेपोलियन है ये क्या करने वाले हैं। ऑल सीम्ड टू आउटवेट एन एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, और इस प्रकार से पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हो जा रहा है और लोगों को समझ में अब आने लगा है कि नेपोलियन हमारे हित में काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर दिखाया गया है जिसमें ये नेपोलियन है। क्या लिखता है नेपोलियन के बारे में? द कुरियर्स ऑफ फ्रैंडलैंड लॉसेस ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिब्जिन। नेपोलियन जब जिस प्रकार फ्रांस में अपना सत्ता स्थापित किया और साथ ही साथ अड़ोस पड़ोस के देशों को कब्जा किया, कन्क्वायर्ड किया, और इसको जीतने के साथ साथ पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था, तो इस व्यूज़ को ब्रिटेन ने समझ गया। तो इनको थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय में हो सकता है कि नेपोलियन इस पर भी कब्जा करे। तो नेपोलियन और अपने साथ एक दो देश को ले करके नेपोलियन को हरा देता है। कहाँ पर? तो लिब्जिंग के युद्ध में। और हराने के बाद ये नेपोलियन वापस आ रहा है। ये जो देख पा रहे हैं चिट्ठी टाइप से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ पेपर से, ये जीते हुए एरियाज को ये खो दिया है नेपोलियन, ये कहना चाह रहा है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से चलेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बने रहने के लिए। आप लोग थोड़ा सा मेरा इंतज़ाज़म बढ़ाइए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए सहज और सरल, बिल्कुल सिंपल शब्दों में डिफ़ाइन कर पाऊँ और आप लोगों को बता सकूँ। थैंक यू।